Hello friends, I am Deep and this is the first chapter of class 11th which name is Unit and Measurement। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको बता चुका था प्रीवियस वीडियो में डायमेंशन के बारे में कि हाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आपको बता दिया था। एंड नेक्स्ट उससे आगे प्रोसीड किए थे तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हम पिछले वीडियो तक ये सारे बातों को कवर कर चुका था। उस पर बेसिस हम आपसे 2-3 न्यूमेरिकल भी करवाए थे। ओके तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसमें जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। ईच टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज मस्ट बी सेम या इज शुड बी सेम। उसका क्या होना चाहिए? जितना भी उसमें फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। तब उसके आगे चलते हैं, उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। उसके आगे का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आज के क्लास में हम यही देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में जो हमारा फर्स्ट होगा वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। चेकिंग, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मीन्स जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का जो फर्स्ट है वो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मतलब कि इसका यूज करके हम किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया गया फिजिक्स में, उसको पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन गलत है या सही है। बस इसके हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन गलत है या सही है। अब बहुत ज़्यादा अगर मिस्टेक होगा इक्वेशन में तो वो उस चीज़ को हम पता नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो, फंडामेंटल मिस्टेक हो, उसको हम पकड़ सकते हैं। अब किसके हेल्प से ये चेक करेंगे? डायमेंशन के हेल्प से हम चेक करेंगे कि कोई भी हमको फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी हमको फिजिक्स में इक्वेशन दिया गया है जैसे कि F बराबर ma होता है तो क्या ये सही है कि नहीं। और उसी तरह V बराबर U प्लस AT होता है, U प्लस AT, S बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये हमको फार्मूला नहीं पता है, कोई हमको दे दिया कि बताइए सही है गलत, तो हम ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। बहुत ज़्यादा गलती होगा तो हम इसका पता नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फंडामेंटल जो उसमें मिस्टेक होगा उसी को हम पता कर सकते हैं। तो ये जो हमारा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ये कैसे काम करता है? ये एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। एक असिस्टेंट, ये इसमें असिस्टेंस की भूमिका होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक प्रोफेसर होगा, कोई बड़ा सा प्रोफेसर हो गया, वो प्रोफेसर अपना एक असिस्टेंट रखे हुआ है कि उस अपना एक असिस्टेंट रखा बस, ठीक है। अब सपोज कि प्रोफेसर एक फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बनाया बच्चों से टेस्ट लेने के लिए। वो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बना दिया और दे दिया अपने असिस्टेंट को कि इसमें देख लीजिए कि क्या गलत है क्या सही है, चेक करके उसको बताना। उसको क्या कर दिया? चेक करने के लिए बता दिया। तो वो तो असिस्टेंट है, तो वो तो ये नहीं चेक करेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं देना चाहिए या ये क्वेश्चन बच्चों को देना चाहिए। वो ये चीज चेक नहीं करेगा। वो क्या चेक कर सकता है? नंबर जो दिया गया है 1 2 3, वो सीरियली जो नंबर दिया गया है वो नंबर सही है कि नहीं है, कहीं कोई अगर कोई स्पेलिंग है तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। वो बस यही चीज चेक कर सकता है। ये नहीं बोल सकता वो असिस्टेंट की नहीं ये क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए, बच्चों को ये बहुत भारी क्वेश्चन होगा। असिस्टेंट का काम ये नहीं होता है। असिस्टेंट क्या करेगा? सिर्फ देख सकता है, एक फॉर्मल जो जनरल जो सब काम करता है वही चीज देख सकता है। अगर मान लीजिए कि 11th का टेस्ट लेना था प्रोफेसर का, 12th का क्वेश्चन थमा दिया, 12th का क्वेश्चन थमा दिया असिस्टेंट को वो तो पता नहीं चलेगा कि 11th का सिलेबस से है कि 12th के सिलेबस से, वो उसको पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ बेसिक चीज़ों को उस क्वेश्चन में चेक करके बता सकता है कि क्या इसमें मिस्टेक है नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट हमारा जो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है वो भी एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा किसी भी इक्वेशन को चेक करने में। देखिए जैसे आपको हम बताते हैं,
तो इसमें लिखना है, इसमें फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ each term, dimension of each term, dimension of each term on LHS, on LHS is should be equal to dimension of each term on RHS, ऑन RHS। कहने का क्या मतलब है, फॉर अ करेक्ट इक्वेशन, एक करेक्ट इक्वेशन के लिए डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इज शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। मतलब LHS में डायमेंशन जो होगा, मान लीजिए कोई हमको फॉर्मूला दियागा, उसका पहले LHS देखेंगे, LHS ठीक, LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए और RHS के भी प्रत्येक टर्म का डायमेंशन आपस में सेम होना चाहिए। अगर सारे टर्म, हम क्या बोले हैं, LHS RHS इक्वल का बात नहीं कर रहे हैं, LHS में जो प्रत्येक टर्म है उसका डायमेंशन और RHS में जो जितने भी टर्म होगा उनका डायमेंशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है डायमेंशन तो हम बोल देंगे कि वो जो फॉर्मूला लिखा गया है या इक्वेशन लिखा गया है वो सही है। अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फॉर्मूला रॉन्ग है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया, उसके करेक्टनेस को क्या करना है, चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। दिया गया है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब सपोज थोड़ा देर के लिए हमको पता नहीं है कि हाँ ये सही है कि नहीं है, तो इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ले लेना है LHS ले लिए। LHS में क्या दिया गया है, s, यहाँ पे हम दिखा दिया, यहाँ S स्टैंड्स फॉर दिया रहेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। S कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, T स्टैंड फॉर टाइम, A स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन एंड U स्टैंड फॉर, ऐसे तो इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी। तो बाकी जितने भी टर्म इसमें यूज हुआ है सबको आपको बता दे, S डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। होपफुली आपको सारे का डायमेंशन पता होगा। तो LHS लेंगे, LHS में क्या लिखा हुआ है, S लिख दिए। अब S का डायमेंशन क्या होता है, S होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट है मींस एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L। चलिए ये हो गया तो हमारा LHS। अब क्या ले लेंगे हम, RHS। अब RHS में क्या देखेंगे, ईच टर्म, सारे टर्म का हमको डायमेंशन देखना है। तो पहला टर्म क्या है मेरा, UT। अब देखिए U का डायमेंशन क्या हो जाएगा, U के लिए क्या हो जाएगा, U एक वेलोसिटी है, U मींस क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L और टाइम के लिए T। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, U का L बाई T, और इस T का T मींस टाइम, तो टाइम का डायमेंशन T हो जाएगा। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ हमारा क्या बचा, L बचा। सॉरी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ UT, RHS में है UT तो हम UT ले लिया। अब U का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L बाई T, और T का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T, तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, L। तो UT का डायमेंशन हमारे पास आ गया L। अब UT का चेक कर लिया, उसके बाद हमको किसका डायमेंशन चेक करना है, हाफ AT का डायमेंशन चेक करना है। तो देखिए हाफ AT का डायमेंशन क्या होगा। अब आप बताइए कि हाफ का डायमेंशन क्या होगा, हाफ 1/2 एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होगा। A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, A का ऐसा यूनिट याद कीजिए ना, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा, L, मीटर एक लेंथ है, और सेकेंड मींस क्या होता है, टाइम। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ फिर से T दिया गया है, T है तो T, टाइम के लिए हम क्या, कैपिटल T उसका डायमेंशन होता है, 1T से 1T क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 80 स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिए थे 80 स्क्वायर, ठीक। a का तो डायमेंशन आ गया l/t, ओके, a का डायमेंशन क्या होगा l/t हो गया, t स्क्वायर, और यहाँ t का डायमेंशन क्या होगा t, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर डाल देंगे, तो t स्क्वायर से अगर आपको शायद यहाँ पे कैमरा नहीं पहुँच पा रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, सॉरी फॉर डैट, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर शायद लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, तो फिर से यहाँ हम लिख देते हैं हाफ 80 स्क्वायर। इसको देखिए, हाफ का डायमेंशन 1/2 एक प्योर नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का आप याद रखें कि ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर मीन्स लेंथ एल और सेकेंड मीन्स होता है टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा, गुने फिर t है तो इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया l। तो आप देख रहे हो LHS में जो हमारा क्या लिखा हुआ था, LHS में जो हमारा यहाँ जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, LHS में S लिखा हुआ था, S का डायमेंशन आ गया L, UT था, RHS में अब हम चले, RHS में UT था, तो UT का डायमेंशन कितना आ गया L, और फिर हाफ 80 स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या आ गया L आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसमें LHS हमको पहले बोला LHS और RHS में इस टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो सारे टर्म का डायमेंशन सेम है, मीन्स ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन करेक्ट है। करेक्टनेस हम कैसे चेक करते हैं आपको पता चल गया होगा, होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। अब एक चीज सोचने वाली बात है, अब हम तो आपको बताया कि प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, अब सपोज कि 1/2 के जगह पर अगर 10 भी रहता है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, यहाँ मान लीजिए कि ये फॉर्मूला लिखा रहता है क्या, S बराबर लिखा रहता है UT प्लस 1080 स्क्वायर, फिर भी ये क्या दिखाता सही ही है, फिर भी तो सही ही दिखाता है, लेकिन हम जानते हैं कि और सही फार्मूला क्या होता है हाफ 80 स्क्वायर होता है, लेकिन डायमेंशन के हेल्प से हम चेक करेंगे तो डायमेंशन इसका कोई नंबर रहेगा उसका वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, उसमें कोई मिस्टेक है तो उससे पता चलेगा ही नहीं। 10 रहता, 100 रहता, 2 रहता, 3 रहता, कुछ भी रहता कांस्टेंट, यहाँ क्या दिखाता उसको कि वो सही ही है, तो वो कंसेप्ट के हिसाब से हमारा डायमेंशन काम नहीं करता है। वो नंबर अगर रहेगा नंबर के हिसाब से नंबर कुछ भी अगर फॉर्मूला में दे दिया उसको भी वो सही दिखा देगा। तो ये फंडामेंटल चीज़ों को हम इससे चेक कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को इसको क्या ये वाला जो है ये कांस्टेंट है ये सब का डायमेंशन नहीं होता, यहाँ पर ये फेल हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म को कोई भी फॉर्मूला दिया गया उसमें LHS और RHS को डायमेंशन को देखना है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको भी हम वाइप आउट कर देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस। एक इक्वेशन देते हैं उसके करेक्टनेस को क्या करना है आपको चेक करके बताना है। तो एक फॉर्मूला है t इक्वल टू होता है 2π/L/√g। ये फार्मूला आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। यहाँ T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, T का मतलब क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, L का मतलब लेंथ दिया गया, L का जो यहाँ मतलब है वो है लेंथ से ही है, L मीन्स लेंथ, और G का मतलब यहाँ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या करना है इसको हमको चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन ये फॉर्मूला हमको दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है LHS लेना है, LHS ले लिए।
LHS में क्या दिया हुआ है, कैपिटल T, और T का मतलब क्या है, लेंथ, और लेंथ का हम जानते हैं कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। चलिए ये ठीक है। अब हमको चलना है RHS में, अब लेना क्या है, RHS। तो RHS में क्या दिया गया है, टर्म हमारा आ रहा है 2 पाई L/G अंडर रूट। अब 2 पाई देखिए तो 2 पाई एक कांस्टेंट है, एक प्योर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, तो 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। L का मतलब यहाँ क्या है, लेंथ से है, सॉरी T का मतलब यहाँ क्या था, टाइम पीरियड था, और टाइम के लिए क्या डायमेंशन होता है, कैपिटल T होता है, सॉरी कैपिटल T होता है। टाइम के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। इधर देखिए L, अब L मीन्स लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल L, और G का मतलब क्या यहाँ दिखा रहा है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का भी हम बताए हैं कि क्या होगा डायमेंशन। इसका पहले ऐसा यूनिट याद कीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और सेकेंड है मीन्स टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट, सिर्फ मेरे पास क्या बचा, T स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, कैपिटल T। तो 2 पाई अंडर रूट L/G का डायमेंशन क्या आया, T आया, और इधर हम देखें T का डायमेंशन भी कितना आया, T, मीन्स दोनों RHS में जो टर्म था, LHS में जो टर्म था, दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये करेक्ट है, बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसका ये एप्लीकेशन हुआ। चलिए ये भी आपको समझ में आ रहा है, इसको चलिए जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके आगे का हम बात करते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर देखिए आपको एक्सीलरेशन का डायरेक्ट याद होगा, अगर डायमेंशन आपको एक्सीलरेशन का डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डायरेक्ट याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को पता है L/T-2 होता है किसका, एक्सीलरेशन का, तो L/T-2 आप डायरेक्ट डाल दीजिए, L/T⁻², डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला के हेल्प से भी आप कर सकते हो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको दिया गया H इज इक्वल टू आपको दिया है R⍴G बाई 2s cos थीटा, 2s cos थीटा। H इज इक्वल टू क्या दिया गया, R⍴G बाई 2s cos थीटा। तो चलिए यहाँ H का मतलब क्या होता है, H मीन्स यहाँ हो गया आपका हाइट, G का मतलब आपको फिर से पता होगा कि G का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और यहाँ रो का मतलब एक देखिएगा यहाँ क्या है आपको बता देते हैं, R स्टैंड्स फॉर रेडियस, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, रो यहाँ दिखा रहा है डेंसिटी को, G स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नेक्स्ट क्या है S। तो S यहाँ जो आपको दिखा रहा है वो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन तो पता होना चाहिए कि क्या होता है। हम में भी आपको डायमेंशन वाले में हम सरफेस टेंशन का भी हम आपको निकाल के दिखाए दे, अगर नहीं याद है तो आप याद रखिए कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स बाय लेंथ होता है तो आप इसका क्या करोगे, आराम से इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT⁻², और L है लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L, L से L कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, mT⁻²। तो ये आ जाएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन, याद रखिएगा फॉर्मूला। चलिए तो अभी हम करेक्टनेस इसका देखना है कि ये फॉर्मूला दिया गया है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो चेक करके बताना है। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, LHS। LHS में क्या है, H ले लिए। H का मतलब क्या है, अच्छा H का मतलब नहीं ले, H का मतलब यहाँ हाइट से है, H का मतलब यहाँ हाइट।
तो हाइट हम बताए हैं, लेंथ रहे, ब्रेथ रहे, हाइट रहे, सब एक टाइप का क्या है, लेंथ ही है। तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा, जब ये एक लेंथ ही है तो हाइट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। तो चलिए एज का डायमेंशन तो हमको पता चल गया। अब अपने को चाहिए इसका डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन चाहिए। तो इस टर्म का डायमेंशन हम यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं आर रो जी बाई 2s cos थीटा। अब देखिए, अब r यहाँ है क्या, रेडियस, रेडियस एक लेंथ है तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा l। फिर रो है, रो मीन्स क्या होता है, रो का मतलब है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आपको हम बताए थे कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का क्या होता है m और वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब। तो हम रो के जगह पर क्या डालेंगे, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। रो के जगह पर हम डायमेंशन क्या डालेंगे, m बाई एल क्यूब। क्या हो, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M और वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब। अब है g, तो g फिर से एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेलरेशन का आपको पता ही होगा क्या होगा, अभी हम आपको बताए थे निकाल के, क्या बताए थे, L(t⁻²) ये हो गया। अब चलते हैं नीचे, नीचे क्या है 2 एक प्योर नंबर है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। फिर है s का मतलब सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का क्या होता है, सरफेस टेंशन का हम इधर आपको डायमेंशन निकाल के बता दिए थे, क्या बताए थे, m(t⁻²). तो सरफेस टेंशन यहाँ s का मतलब है सरफेस टेंशन, तो इसके जगह पर हम डालेंगे m(t⁻²). फिर cos थीटा, अब थीटा के जगह पर अगर एंगल डालेंगे तो उसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगा, और वैल्यू जो होगा कांस्टेंट का कोई नंबर, और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। अब चलिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करते हैं। 2l तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या कितना बचेगा, 1l बचेगा, और मास से मास कट जाएगा, और t⁻² से t⁻² कट जाएगा। दिखाई दिया, सिर्फ अपने पास क्या बचा है नीचे एक, देखिए यहाँ 3l था, कितना l था, 3l, लेकिन हम कितना l को, 1 2 ही l को काटे हैं, तो बाई में 1l क्या हो गया, बच गया, 1 बटा क्या बच गया, l आया ना, 1 बटा में क्या बच गया, l। तो जब l को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, L⁻⁻1। तो ये तो r रो g बाई 2s cos थीटा का डायमेंशन कितना आ गया, L⁻⁻1, और LHS में कितना आया था डायमेंशन, L आया था। तो आप बताइए कि ये जो हमको फॉर्मूला दिया गया वो करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम नहीं आया, और डायमेंशन सेम नहीं आएगा प्रत्येक टर्म का, इस टर्म का, तो वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। आया बात आपको समझ में। अब कैसे चेक करेंगे, कोई भी फॉर्मूला आपको मिलेगा, आराम से आप चेक कर दीजिएगा अगर आपको डायमेंशन पता है तो। अब हम बोलेंगे कि अब इस फॉर्मूला में ऐसा क्या किया जाए, इस फॉर्मूला में हम ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाए। अब फॉर्मूला को करेक्ट आप कैसे कीजिएगा वो हमको थोड़ा सा सोचिए और बताइए। ये जो हमको लिखा गया फॉर्मूला, इसका तो डायमेंशन अलग अलग आया है, अब ऐसा क्या कर दिया कि ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका L आया है डायमेंशन, इसका L इनवर्स आया है, तो अब क्या करेंगे तो ये सही हो जाएगा। H बराबर हम क्या लिखें जो सही होगा, क्या लिखना सही है। अब देखिए इनवर्स है तो क्या होगा, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कर दे, पलट दे। इसको क्या कर दे, इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको पलट देंगे, तो अब इनवर्स नहीं आके फिर क्या आ जाएगा, L आएगा। L के पावर -1 आ रहा है ना, तो L के पावर -1 आने का मतलब क्या हो रहा है कि इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाला वैल्यू उसको ऊपर लिख दे और ऊपर वाला को नीचे लिख दे, उसके बाद L आ जाएगा। तो करेक्ट अगर हम बात करेंगे जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 2s ऊपर चला जाएगा, 2s cos थीटा, और बाई में क्या हो जाएगा, r रो g। मतलब आपको ये बता दिया कि करेक्ट इस तरह से होता है, ये ध्यान में रखिए। इनवर्स आया मतलब कि ऊपर वाला नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, हो गया। यही फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ फ्लूइड इन अ कैपिलरी ट्यूब। आपको ये पढ़ना आएगा, आगे पढ़ेंगे 11th में है, उसमें हम देखेंगे कि किसी भी एक कैपिलरी ट्यूब दिया गया, एक ट्यूब के अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड में हाइट उसका कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है।
चलिए तो इसको वाइप आउट कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो फ्लूइड का हाइट निकालने के लिए इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। अब तो हम देख लिए, हम 3 क्वेश्चन इस पे बेसिस कर लिए, 2 हमारा क्या आया करेक्ट आया और लास्ट वाला क्या आया हमारा इनकरेक्ट आया डायमेंशन के हेल्प से। अच्छा इस फार्मूला में चलिए अब इसके आगे का बात करते हैं। फार्मूला में बस यही याद रखिएगा, अगर कोई नंबर आता है, नंबर अगर कोई आ गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया 2 पाई 3 पाई या कोई नंबर आ गया तो वो सही 2 रहे 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे उस नंबर को वो चेक करके नहीं बता सकता है। हमारा क्या, अगर हम इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम चेक करेंगे किसी फार्मूला को तो वो कोई अगर नंबर रहेगा उस नंबर के लिए वो क्या होगा वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ये पूरा हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा आपको रामबाण नहीं मिलेगा कि आप किसी भी फार्मूला पर यूज करेंगे एकदम सही बता देगा कि ये सही है ये गलत है। फंडामेंटल चीज़ क्या होगा, अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको ये पकड़ नहीं पाएगा। ये कैसे काम करता है, एक असिस्टेंट की तरह। अब चलिए इसका सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इसका क्या है, तो सेकेंड एप्लीकेशन इसका आता है कन्वर्ट द इक्वेशन। किसी इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए ये एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके हैं, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसको एक से अधिक यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या कहता है, उससे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, एक तो नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। नंबर होता है और यूनिट होता है, ठीक। अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हमको चेंज करना होगा तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला बताए थे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ये दोनों चीज एक ही है कि नहीं है, kg मतलब कि दोनों कौन सा क्वांटिटी है, दोनों मास ही है, दोनों क्या है मास है। लेकिन क्या है ये 1 kg है, अब 1 kg के इक्वल भी कितना होता है 1000 ग्राम। 1 kg कितना के बराबर है 1000 ग्राम के। तो ये नंबर है तो इसके लिए N1 यूज कर लिए, ये यूनिट है तो इसके लिए क्या यूज किए U1। इस नंबर के लिए क्या यूज कर दिए N2 और इस यूनिट के लिए क्या यूज कर दिए U2, ठीक। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तब यही सेकेंड एप्लीकेशन है कि एक डायमेंशन के हेल्प से, अब हमको किसके हेल्प से चेंज करना है, डायमेंशन के हेल्प से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया आपको क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे किसके हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से। हम कैसे अब इसको कन्वर्ट करेंगे वो चीज हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर देना है, हमको एक लाइन दे दीजिए। एक लाइन में ये आपको पता है कि ये कैसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ये न्यूटन कैसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। और ये कैसा यूनिट है, CGS यूनिट है। ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट, और ये कौन सा यूनिट है, CGS यूनिट। अच्छा न्यूटन किसका यूनिट होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, फोर्स का यूनिट होता है। आपको पता है कि न्यूटन जो होता है सो फोर्स का यूनिट होता है। तो फोर्स का अगर आपसे हम पूछा जाए 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, अगर हम आपसे पूछे कि फोर्स का डायमेंशन या फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का अगर आपसे यूनिट पूछे तो क्या बोलिएगा। देखिए फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या था, F बराबर ma होता है, और मास के लिए क्या यूनिट हो जाएगा kg, और एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से क्या हो जाता है, अगर हम फोर्स का ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो क्या हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम आराम से इसको समझिए, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। सबसे पहले इसका क्या कर लिए हम, इसका ऐसा यूनिट लिख दिए, फोर्स था तो फोर्स का ऐसा यूनिट लिख दिए। इधर क्या है, डाइन है, मतलब कि ये कैसा है, CGS यूनिट है। तो इसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा,
देखिए केजी से छोटा क्या हो जाएगा, सीजीएस कहने का मतलब कि हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को किस में हम लेंगे हमेशा, हाँ कर दीजिए ना, और सेंटीमीटर मतलब लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम को ऑलवेज किस में मेजर करना है, सेकंड में मेजर करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम किए क्या, सबसे पहले हम पता कर लिए जो यूनिट था वो यूनिट इस साइड लिख दिए, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको इस साइड लिख दिए। ठीक, उसके बाद देख लिए कि हाँ ये कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये फोर्स है, तो फोर्स के लिए जो हमारा एसआई यूनिट होता है उसको लिख दिए, सीजीएस यूनिट को इधर लिख दिए। ठीक, अब ये हम अब लिखेंगे किसका किसका वैल्यू लिखना है, याद रखिए फॉर्मूला क्या था, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n1 मतलब होता है नंबर, n का मतलब क्या होता है, नंबर, तो n1 का वैल्यू कितना है 1, इधर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब n2 का बात करें तो n2 ही तो नहीं पता है, n2 ही हमको क्या है निकालना है, वो नंबर हमको नहीं पता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो ये तो हमको निकालना है। अब बात करेंगे किसका, U1 का, तो U1 का मतलब है कि यहाँ आपको लिखना है क्या, डायमेंशन लिखना है। तो ये डायमेंशन क्या होगा, अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो केजी के लिए क्या डायमेंशन लिखिएगा, कैपिटल M। मास मीटर है तो मीटर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा L, और यहाँ सेकेंड कहने का मतलब टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा T, और t के पावर क्या आ जाएगा -2, ये बाई में है, ये बाई में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा U1 का डायमेंशन। अब इधर किसका डायमेंशन लिखना होगा, U2 का डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम है मतलब कि ये भी एक क्या है मास ही है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा कैपिटल M। सेंटीमीटर है मतलब ये भी लेंथ है तो इसके लिए L हो जाएगा, और टाइम के लिए t के पावर -2। तो हम दोनों जगह पे क्या कर लिए, डायमेंशन को हम लिख दिए। और डायमेंशन के लिखने के बाद अब हमारा क्या क्या काम आता है, अब देखिए ये U1 है ये U2 है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इसको समझने के लिए इसमें लिख देंगे M1 L1, और यहाँ क्या देंगे T1। इसमें सब में क्या लगा देंगे 1 1 लगा देंगे, इसमें क्या लगाना है 2 2 लगा देंगे, 2 2 2 लगा देंगे, ये 2 का इसलिए सब में क्या लगा दिया 2 लगा, M2 L2 T2 के पावर -2। क्या है कि इससे हमको पता चले कि ये केजी वाला है और ये क्या वाला है, ग्राम वाला है, इससे हमको पता चल सके आसानी से। ठीक, इसलिए हम ये चीज लिख दिए। अब आगे हम क्या करेंगे, सो देखिए आगे हमारा फॉर्मूला होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, n2 का मान निकालना है, तो ये बाई में आ जाएगा, तो n1 u1 बाई में क्या आ जाएगा u2, बाई में आ जाएगा u2 इक्वल टू क्या बचेगा n2। अब इधर ऊपर आपको दिखा है तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 और क्या आ जाएगा u1 बाई u2, इस तरह से लिख सकते हैं। n1 बाहर लिखिए, एक साथ क्या लिख दिए u1 बाई u2 लिख दिए। ठीक, अब n1 का वैल्यू तो हमको पता है कि n1 का वैल्यू कितना है 1 है, n1 का वैल्यू हो गया 1। u1 का वैल्यू देखिए, u1 के जगह पर कितना दिया गया है, u1 के जगह पर हमको लिखना है m1, फिर क्या है L1 m1 L1, और क्या दिया है T1 के पावर -2, फिर u2 के जगह पर कितना वैल्यू दिया गया है m2। अब इसके बाह्य में लिखिएगा m2, यहाँ क्या दिया गया है L2, और फिर क्या दिया गया है T2। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको है, नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, क्या है कि इधर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ देखिए m1 बाई क्या दिया गया है m2, तो m के लिए हम क्या यूज करेंगे, m का मतलब यहाँ क्या है, अगर m1 का मतलब यहाँ क्या है, m1 का मतलब क्या है kg, m1 का मतलब हम क्या लिखेंगे 1 kg, 1 लिखेंगे 1 kg। फिर देखिए बाई में क्या है m2, m2 के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राम है ना, m2 का मतलब यहाँ क्या है ग्राम से है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 ग्राम, फिर गुने क्या है L1 का मतलब यहाँ हम किससे लेंगे मीटर से, कितना मीटर लिखेंगे 1 मीटर, और बाई में क्या लिखेंगे यहाँ क्या है L2, तो L2 के लिए क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर गुने देंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखा T1 तो दोनों जगह पर क्या है टाइम ही है, तो 1 सेकेंड, और बाई में क्या हो जाएगा 1 सेकेंड।
और इसका पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों का पावर कितना दिया गया, -2। अब यहाँ से देखिए इस केजी को किस में बदल दे, दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। केजी को हम किस में बदलते हैं, ग्राम में। तो केजी को ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। देखिए 1000 है, 3 को 0 है तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 3। बाय में क्या लिखेंगे, बाय में 1 ग्राम लिखेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 के पावर -2, और ये भी था 1 के पावर -2। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए ये 10 टू द पावर बचा, यहाँ हमारे पास 3 और यहाँ 10 टू द पावर कितना आया, 2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। तो हमारा ये किसका वैल्यू निकला, N2। N2 का वैल्यू कितना आया, N2 इक्वल टू कितना आ गया, 10 टू द पावर 5। मीन्स 1 न्यूटन, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है यहाँ 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन हो जाएगा, 10 टू द पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 5। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, इसको बकवास से बोल सकते थे। इस प्रोसेस का उतना कोई यूज नहीं है, लेकिन बुक में है इसलिए आपको हम बता दिए हैं कि कैसे एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तब इसको आप क्या कर लिए, राइट डाउन कर लीजिए कि ये क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान में ही होगा 1 न्यूटन था और इसको डाइन में कन्वर्ट करने था। सबसे पहले जो कन्वर्ट करना था उसको लिख दिए 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन लिख दिया, डाइन था तो डाइन लिख दिया। अब हम पता करना है, हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा ये देखिए न्यूटन किसका होता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, हमको पता चल गया कि ये फोर्स का होता है। तो इस इधर क्या लिखे हम, उसका यूनिट लिख लिए फोर्स का, और ऐसा यूनिट, और इधर हम क्या लिख दिए, CGS यूनिट उसका लिख दिए। फिर हम क्या देखें, अब N1U1 इक्वल टू N2U2 फार्मूला होता है। N1 का यहाँ 1 वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू हमको निकालना था। फिर U1, तो U1 कैसे लिखेंगे, U1 का मतलब यहाँ डायमेंशन लिखना है। U1 का मतलब यूनिट होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, डायमेंशन। तो इस यूनिट के हेल्प से हम क्या लिख दिए, डायमेंशन। U2 में भी इस यूनिट के हेल्प से हम क्या लिख दिए, डायमेंशन लिख दिए। उसका फार्मूला ये होता है, इस फार्मूला को हम लगा दिए। यहाँ से हमको N2 का मान निकालना था, तो N2 बराबर ये फार्मूला हमको आ गया। अब N1 के जगह पर 1 डालना था, तो N1 के जगह पर 1 डाल दिए। U1 बाई U2 हम देखें यहाँ पर दिया गया है U1 का क्या था, M1 L1 T के पावर -2, M1 L1 T के पावर -2। ठीक, अब नीचे क्या है, अब यहाँ देखिए नीचे सॉरी U2 का डालना था मान, U2 का मान क्या था, M2 L2 T टू द पावर -2, M2 L2 T टू द पावर -2, ये डाल दिए। उसके बाद ये सबको हम यूनिट में डाल दिए कि M1 का यहाँ कितना, मतलब M1 का वैल्यू कितना है, तो M1 का वैल्यू कितना था, kg, मतलब कितना kg, 1 kg। फिर L1 का वैल्यू क्या है, 1 मीटर, और T के पावर -2 मतलब 1 सेकेंड। ये क्या कर दिए, उसी तरह से यहाँ पर हम क्या डाल दिए, ये वैल्यू डाल दिए। ओके, आया इतना बात समझ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 और यहाँ पे भी था -2, इसलिए ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया था। अब उसके बाद जो केजी था उसको ग्राम में चेंज करके उसके बाद कैंसिल आउट करके यहाँ पर फाइनली मेरा आंसर आ गया 10 टू द पावर -5। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस, इसमें 2 पॉइंट था। उस दोनों पॉइंट को हम एक तो पॉइंट हमको बता दिया कि किसी भी फॉर्मूला को कैसे चेक करेंगे कि वो करेक्ट है, और सेकंड हमको क्या बताया था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। होपफुली आपको ये दोनों एप्लीकेशन इसका समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से लिख के और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमको बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।